हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एट 24/7। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सेशन में आज हम करने वाले हैं ऑल्टरनेटिंग करंट को इन जस्ट 40 मिनट्स। थोड़ा सा इम्पॉसिबल टास्क है, बट कहते हैं ना यार कि जिस चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको पाने में तुम्हारी मदद करती है। सो यार यही मदद मैं करने आई हूँ तुम्हारी। ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर जो तुम्हारे सर का दर्द बन रखा है वो मैं तुमको इस हद तक 40 मिनट्स में समझा दूंगी कि तुम एटलीस्ट, मैं ये चीज बोलूंगी कि इसका जो क्वेश्चन है वो लीव नहीं करके आओगे। सो प्लीज मेक श्योर दैट अगर आप एक न्यू सब्सक्राइबर बनना चाहते हैं तो आपको सब्सक्राइब पर क्लिक करना पड़ेगा और आपको बेल आइकन पे प्रेस करना पड़ेगा। साथ ही साथ सेशन को जरूर से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा। अगर थोड़ा सा आपका मन है कि यार मैम इतनी मेहनत कर रही है, हमको थोड़ा सा अप्रिशिएट करना चाहिए, तो लाइक करने में आप पीछे मत झिझकिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फुल चैप्टर को 40 मिनट्स में कवर करना इज अ चैलेंज। सो अब मैं नॉन स्टॉप बोलने वाली हूँ। यूट्यूब ने आपको ऑप्शन दिया है, आप थोड़ा सा स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि मैम बहुत ज्यादा फास्ट हो रही है तो आप उसको थोड़ा सा स्लो मोड में देख लें, ठीक है। तो लेट अस बिगिन विद सबसे बेसिक थिंग, दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट। क्या होता है बेटा? अगर हम बात करें ऑल्टरनेटिंग करंट की तो बेसिकली ऐसा करंट जो टाइम के साथ साथ अपनी वैल्यू को चेंज करता है, दैट इज रेफर टू एज ऑल्टरनेटिंग करंट। इक्वेशन क्या रहता है? I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, जहां पर I रहता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पर वैल्यू है, ठीक है। I नॉट रहता है मैक्सिमम वैल्यू। बेटा ओमेगा टी रहता है आपके पास फेज। दिस ओमेगा टी इज रेफर टू एज व्हाट? दिस इज रेफर टू एज फेज। ओमेगा रहता है बेटा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी और लीनियर फ्रीक्वेंसी का रिश्ता क्या रहता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज 2 पाई एफ और 2 पाई म्यू। बेटा एफ और म्यू दोनों सेम ही बात है। एफ और म्यू दोनों सेम ही बात है। दे आर रेफर टू एज लीनियर फ्रीक्वेंसीज। ये क्या होते हैं? लीनियर फ्रीक्वेंसीज होते हैं। और ओमेगा क्या होता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। टाइम पीरियड कैपिटल टी बेटा किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टाइम पीरियड से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, अगर हम एक कंप्लीट साइकिल की बात कर रहे हैं, बेटा कितना टाइम लगा ऊपर जाने में और फिर से नीचे आने में किसी भी वेव फॉर्म को, उसको हम बोलते हैं कंप्लीट टाइम पीरियड टी, जिसमें एक बेटा आपके पास पूरा साइकिल कंप्लीट होता है, दैट इज रेफर टू एज अ टाइम पीरियड। अब आपके दिमाग में ये चीज आ रहा होगा कि हम साइन फंक्शंस ही क्यों लेते हैं, हम कॉस फंक्शंस क्यों नहीं ले सकते? मैम व्हाट इज द रीजन वी ऑलवेज प्रेफर साइन फंक्शन एज कंपैरेटिव टू कॉस फंक्शंस? और आपने 99% ऑफ टाइम यही फंक्शन देखा है, हमेशा साइन का, कॉस का नहीं देखा। क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? बेटा हम हमेशा प्रेफर करते हैं कि टाइम t इज इक्वल्स टू 0 से हम चीजों को स्टार्ट करें, यानी कि टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पर जो वैल्यू होनी चाहिए वो 0 से स्टार्ट होनी चाहिए। तो अगर आपको बताओ बेटा साइन 0 जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, और साइन 0 की वैल्यू 0 होने का ही रीजन है कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम जो फंक्शन लेते हैं वो कौन सा लेते हैं? साइन फंक्शन लेते हैं एज कंपैरेटिव टू द कॉस फंक्शन, जो कॉस ऑफ 0 डिग्री पर वैल्यू कितनी देता है? 1 देता है, ठीक है। सो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया कि ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड कॉन्टिन्यूसली वेरी करता है, डायरेक्शन जो है बेटा वो पीरियोडिकली वेरी कर रही है, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर डायरेक्शन किसी और तरफ है करंट की, है ना, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर करंट की वैल्यू कुछ और है। सो इस टाइप के करंट को अपन क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेटिंग करंट। नेक्स्ट, मीन वैल्यू और आरएमएस वैल्यू। मीन वैल्यू और आरएमएस वैल्यू, जैसे कि अगर हम बात करें मीन वैल्यू की, तो बेटा एक कंप्लीट साइकिल में जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। तो अगर हम मीन फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा? शून्य आ जाएगा। देखिए बेटा, अगर आपको किसी भी फंक्शन का, लेट्स सपोज आपके पास कोई फंक्शन है दैट इज डिपेंडिंग अपॉन टाइम, आपको इसका लेना है एवरेज। तो पहले तो इतना याद रखिए बेटा, जिस भी फंक्शन का आपको एवरेज लेना होता है आप हमेशा उसको त्रिकोणी ब्रैकेट्स में डालते हैं। कैसी ब्रैकेट्स में डालते हैं? त्रिकोणी ब्रैकेट्स में डालते हैं। इसका मतलब क्या होता है? यू आर टेकिंग एवरेज ऑफ दैट क्वांटिटी, ठीक है, यू आर टेकिंग एवरेज ऑफ दैट क्वांटिटी। बेटा तो फॉर्मूला रहता है 0 से t कंप्लीट टाइम पीरियड में ft dt डिवाइडेड बाय 0 से t dt। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एन एवरेज ऑफ एनी फंक्शन विच इज डिपेंडिंग अपॉन टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर आपको हमेशा याद रखना है बेटा, जब हम कंप्लीट साइकिल यानी कि फुल साइकिल की बात करें तो एवरेज कितना निकल के आता है? एवरेज शून्य निकल के आता है, 0 निकल के आता है, क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। अगर आप हाफ साइकिल के लिए बात करते हैं तो वैल्यू ऑफ द करंट बेटा एवरेज कितना निकल के आता है? 2 आई नॉट बटा पाई निकल के आता है। एंड वोल्टेज की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 2 वी नॉट बटा पाई निकल के आएगी, जहां पे आई नॉट और वी नॉट क्या रहते हैं? मैक्सिमम वैल्यूज रहते हैं। आई नॉट और वी नॉट क्या है? मैक्सिमम वैल्यूज है। सो अगर हम बात करें बेटा हाफ साइकिल के लिए एवरेज कितना होता है? 0.636 टाइम्स ऑफ द पीक वैल्यू। आई नॉट क्या है? यहाँ पे पीक वैल्यू है, ठीक है, दीज आर पीक वैल्यूज। फिर आता है आरएमएस वैल्यू, ठीक है, फिर आता है आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू में बेटा आर स्टैंड्स फॉर रूट, एम स्टैंड्स फॉर मीन, एस स्टैंड्स फॉर स्क्वायर। उल्टा चलना होता है इसमें। आपके पास अगर कोई करंट का बेटा इक्वेशन दिया हुआ आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे।
इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। फिर आप लेंगे इसका मीन। बेटा याद रखिए ये एक कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। अब जब भी आप साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मीन लेते हैं तो जब भी आपके पास बेटा क्वाड्रेटिक टर्म आती है, क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी पावर 2 होती है, सो हमेशा याद रखिए अगर कंप्लीट साइकिल की बात हो रही है तो इसकी वैल्यू बेटा 1/2 निकल के आएगी। सो आई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आ गया, आई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आ गया। अब बेटा लास्ट में क्या करना होता है हमें, लास्ट में क्या लेना होता है हमें, रूट लेना होता है। तो जो भी वैल्यू आई है उसका क्या ले लीजिए, रूट ले लीजिए। जो भी वैल्यू आई है उसका क्या ले लीजिए, रूट ले लीजिए। जो भी वैल्यू आई है उसका क्या ले लीजिए, रूट ले लीजिए। तो जब आप रूट लेंगे, रूट और स्क्वायर बेटा कट जाएगा, इधर आ जाएगा आई नॉट, नीचे आ जाएगा अंडर रूट 2, नीचे आ जाएगा अंडर रूट 2। सो इसी तरीके से हम बोलते हैं कि आपके पास जो आरएमएस वैल्यू होती है वो पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 आती है। सो ये आपको याद रखना है, आरएमएस वैल्यू इज बेसिकली द मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, बट दिस इज ओनली फॉर द साइन फंक्शन। डिपेंडिंग अपॉन आपके पास फंक्शन कैसा है, कॉस है, साइन है, स्क्वायर वेव है, रेक्टेंगुलर वेव है, बेटा ये वैल्यूज बदलती रहेंगी। आपके सिलेबस में मोस्टली बेटा आपको किस चीज के बारे में पूछा जाता है, साइन वेव के बारे में पूछा जाता है, तो इसीलिए आपको इसकी वैल्यू को याद कर लेना है, दैट इज आई नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। सेम गोज विद द बी आरएमएस वैल्यू, वी नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। अब बात आती है आरएमएस वैल्यू होता क्या है, ये आरएमएस वैल्यू किस बला का नाम है, तो बेटा रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर। आरएमएस वैल्यू क्या है, रूट मीन स्क्वायर। जब आप किसी करंट से, किसी रेजिस्टर से किसी करंट को पास करवाएं और वो रेजिस्टर तप जाए, और वो रेजिस्टर तप जाए, उसमें से कुछ हीट पास हो, पावर डिसिपेट हो, पावर लॉसेस हो I²R, बेटा तो उतना ही अमाउंट का पावर डिसिपेट होगा किसी भी रेजिस्टर से अगर उसमें एसी करंट IRMS के इक्वल पास करवाया जाएगा। सो बेसिकली IRMS इज द डीसी इक्विवेलेंट, ठीक है, इट इज द डीसी इक्विवेलेंट वैल्यू। सो आई एम होपिंग आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा एकदम से कि आरएमएस वैल्यू क्या होता है। और अब हम तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए, फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। जब भी हम बोलें कि वोल्टेज और करंट क्या है, फ्रेंड्स हैं, मैक्सिमम वैल्यू, जीरो वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, पॉजिटिव में मैक्सिमम, नेगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू, सब साथ साथ अचीव कर रहे हैं, सब साथ साथ अचीव कर रहे हैं, दोनों साथ साथ पैरेलल चल रहे हैं। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे बेटा, देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, साथ साथ बढ़े साथ साथ कम हुए। सो इस केस में बेटा अगर हम देखें यहाँ पर, इस केस में अगर हम यहाँ पे देखें, जो वोल्टेज है बेटा उसको हम V से भी डिनोट करते हैं और E से भी डिनोट करते हैं, क्योंकि हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ रखा है ना, EMF को हम E से डिनोट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ये E और E नॉट का मतलब वही है, E इज बेसिकली द इंस्टेंटेनियस वैल्यू, E नॉट इज बेसिकली द मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू, ठीक है। E इज इक्वल टू E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, बेटा करंट है I इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ I। अब आप ध्यान से देखिए बेटा, ये ओमेगा टी तो समझ में आता है, ये करंट जो है वो प्लस ऑफ I से आगे चल रहा है। यानी कि अगर आप और आपका फ्रेंड दोनों रोज साथ साथ जाते हो ट्यूशन, बट एक दिन आपके फ्रेंड ने बोला कि अरे भाई नहीं, मुझे जरा किसी से मिलकर आना है, तुम जरा ट्यूशन पहुंचो, तो तुम पहले पहुंच गए, तुम हो करंट, तुम हो पहले पहुंच गए, और बेटा तुम्हारा फ्रेंड बाद में आ रहा है, तुम्हारा फ्रेंड पीछे रह गया। सो इस केस में आप क्या बोलोगे, जो फाई है बेटा दैट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I, phi is the phase difference between V and I, phi is the phase difference between V and I। चलिए अब बहुत ही सॉर्टेड और सिंपल थिंग बताने वाली हूँ। रेजिस्टर के केस में आता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टर के केस में आता है रेजिस्टेंस। बेटा जब आपके पास एक रेजिस्टर है तो उसके केस में आप क्या लिखते हैं, रेजिस्टेंस लिखते हैं। बेटा कैपेसिटर के केस में आता है, कैपेसिटर के केस में आता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये टर्मिनोलॉजीज हैं, इन सबके यूनिट्स बेटा ओम्स ही होते हैं। फिर अगर इंडक्टर आएगा तो उसमें लिखेंगे हम इंडक्टिव रिएक्टेंस, लिखेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। बेटा अगर लेट सपोज L और R इकट्ठे से आ गए तो इस केस में लिखेंगे हम इम्पीडेंस। और लेट सपोज L C R ये तीनों साथ में आ गए तो बेटा इस केस में भी क्या लिखेंगे, इम्पीडेंस।
ठीक है। सो इन सब के अगर हम SI यूनिट्स देखें, SI यूनिट्स बेटा सबके क्या होते हैं, ओम्स ही होते हैं। ये सब एक तरह की रेजिस्टेंस ही है, ये सब एक तरह की रेजिस्टेंस ही है। सो बेसिकली जितना ऑपोजिशन मिलता है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को, दैट इज रेफर टू एज इम्पिडेंस। अगर हम बोलें कि सर्किट में हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा सर्किट एलिमेंट्स लगे हैं, सो कंबाइंड इफेक्टिव ऑपोजिशन को हम क्या बोलते हैं, इम्पिडेंस के नाम से जानते हैं। इसको Z से डिनोट करते हैं। SI यूनिट बेटा इसके ओम्स रहते हैं। इसको हम सिंपली जैसे ओम्स लॉ लगाते हैं ना, वैसे ही बेटा V by I, V नॉट by I नॉट, VRMS by IRMS लिख सकते हैं। V नॉट और I नॉट पीक वैल्यूज हैं, दीज आर द RMS वैल्यूज, ये है इंस्टेंटेनियस वैल्यूज। आगे चलेंगे, अब हम बात करते हैं बेटा स्पेसिफिकली, अगर हम आ जाए इंडक्टर और कैपेसिटर के केस में जानने की कोशिश करें बेटा रिएक्टेंसेस की वैल्यूज क्या होती हैं। सो ये पाया गया कि जो इंडक्टर होता है ना, जो इंडक्टर होता है, जब इंडक्टर के थ्रू हम ऑल्टरनेटिंग सप्लाई पास करवाएं तो बेटा ये एक रेजिस्टेंस ऑफर्ड करता है XL, दैट इज बेसिकली इक्वल्स टू ओमेगा इंटू एल। ओमेगा होता है 2 पाई f इंटू एल। जो भी सोर्स का फ्रीक्वेंसी है, लीनियर फ्रीक्वेंसी बेटा, वो क्या आता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XL आता है। यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी जितना बढ़ाते जाएंगे बेटा, XL की वैल्यू उतनी ही इंक्रीज करती जाएगी, उतनी ही इंक्रीज करती जाएगी। अगर हम बात करें कैपेसिटर की बेटा, जब कैपेसिटर को हम ऑल्टरनेटिंग सप्लाई देते हैं तो उस केस में फॉर्मूला आता है 1/ओमेगा c, विच इज 1/2 पाई एफ सी। सो अब इस केस में आपको याद रखना है, जितनी वैल्यू हम XC के बढ़ाएंगे मतलब फ्रीक्वेंसी उतना ही क्या है, कम है। दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बेटा यहाँ पर दोस्ती का रिश्ता है फ्रीक्वेंसी और इंडक्टिव रिएक्टेंस का, यहाँ पर दुश्मनी का रिश्ता है बेटा फ्रीक्वेंसी एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस का। यानी कि जितना आप AC का फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे उस केस में बेटा आपके पास जो कैपेसिटर है वो जितनी रिएक्टेंस ऑफर करता है वो कम होती जाएगी। यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। आगे आ जाइए। अब अगर हम प्योर रेजिस्टर नेटवर्क की बात करें, जब हम बोल रहे हैं कि सर्किट में सिर्फ और सिर्फ क्या लगा है, रेजिस्टर लगा है। जब हम बोल रहे हैं सर्किट में क्या लगा है, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर लगा है, और इसको हमने क्या दे दिया, AC सप्लाई दे दिया। इसको क्या दे दिया, AC सप्लाई दे दिया। तो बेटा ये पाया गया कि अगर V का फंक्शन ना V नॉट साइन ऑफ ओमेगा t है, तो मैं I को कैसे लिखूंगी, V डिवाइडेड बाय R, यानी कि V नॉट साइन ऑफ ओमेगा t डिवाइडेड बाय R। तो बेटा यहां से हमारे पास I क्या बन जाता है, I नॉट साइन ऑफ ओमेगा t। तो अब अगर हमने ध्यान से देखा, अगर हमने इस इक्वेशन को ध्यान से देखा तो हमने ये चीज पाई कि बेटा जो V और I है उनका जो फेज है वो सेम है। अगर V 0 डिग्री पर 0 वैल्यू शो करा था तो करंट भी उस टाइम पर 0 वैल्यू शो करा था। अगर V π/2 पर, लेट सपोज ओमेगा टी की वैल्यू कितनी है, π/2 है, उस पे पीक वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू शो करा था तो करंट भी मैक्सिमम वैल्यू शो करा था। सो बेटा ये पाया गया कि V और I इस केस में क्या रहते हैं, फ्रेंड्स रहते हैं। तो ये इन फेज रहते हैं, यानी कि दोनों एक साथ बढ़ते हैं और एक साथ कम होते हैं। तो बेटा अब अगर हम बात करें, यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेड है वो क्या है, दिस इज बेसिकली द फेजर डायग्राम। ये हमने क्या बनाया, फेजर डायग्राम बनाया। फेजर डायग्राम क्या होता है, बेसिकली फेजर एक ऐसा वेक्टर क्वांटिटी है जो हमेशा कैसे घूमता है बेटा, कैसा घूमना पसंद करता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमना पसंद करता है। तो अगर हम बोलें कि हमारे पास एक ये फेजर है कि ये फेजर है, तो बेटा कौन सा फेजर ज्यादा आगे है, फर्स्ट फेजर जो है वो ज्यादा आगे है सेकंड फेजर से। कितने एंगल से, 5 एंगल से। कितने एंगल से, 5 एंगल से। सो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि अगर प्योरली रेजिस्टर नेटवर्क सर्किट है ना, तो V और I के बीच में बेटा देयर इज नो फेज डिफरेंस। तो ये कॉमन सेंस है कि अगर हम बात करें I नॉट, तो वो V नॉट बटा R के बराबर है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ V नॉट से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ I नॉट तो कम होगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ V नॉट से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ I नॉट तो कम होगी, बट दोनों साथ साथ कम होंगे, दोनों साथ साथ बढ़ेंगे। देखिए अब अगर हम यहाँ पे देखें बेटा, येलो वाला कर्व इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द वोल्टेज का कर्व एंड पिंक वाला कर्व इज रिप्रेजेंटिंग द करंट का कर्व। अगर आप देखिए 0 वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू
जीरो वैल्यू, नेगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू एंड अगेन जीरो वैल्यू, साथ साथ हो रहे हैं, बट इनकी जो मैक्सिमम वैल्यूज है बेटा वो अलग अलग है. सो आई होप यू गेट द डिफरेंस बिटवीन द टू थिंग्स कि मैक्सिमम वैल्यू साथ साथ बढ़ना कम होना मतलब फेज डिफरेंस नहीं है, बट इनकी पीक वैल्यूज में डिफरेंस आएगा. क्यों? क्योंकि जो करंट है बेटा वो डिवाइड होकर आता है किससे? वोल्टेज से. सो करंट V से तो ज्यादा नहीं हो सकता या इक्वल नहीं हो सकता, उससे हमेशा क्या होगा? कम ही होगा. इसीलिए हमने जो करंट का फेजर बनाया है, इसीलिए हमने जो करंट का फेजर बनाया है वो छोटा बनाया है. इसीलिए हमने जो करंट का फेजर बनाया है वो छोटा बनाया है. वहीं पर अगर हम बात करें हमने जो वोल्टेज का फेजर बनाया है वो क्या बनाया बेटा? बड़ा बनाया है. ठीक है, लेंथ में क्या बनाया? बड़ा बनाया. सो दिस इज बेसिकली द प्योर रेजिस्टिव सर्किट. ठीक है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट. अब बात आती है प्योर इंडक्टिव सर्किट की. लेट्स सपोज हमारे पास सर्किट में सिर्फ और सिर्फ क्या लगा है? इंडक्टर लगा है. लेट्स सपोज हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सर्किट में क्या लगा है? इंडक्टर लगा है. लेट्स सपोज हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सर्किट में क्या लगा है? इंडक्टर लगा है. बेटा अब अगर मैं V की इक्वेशन लिखूं, V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, और मैं ना यहाँ पे किरचॉफ्स का सेकंड लॉ यूज कर लूँ, किरचॉफ्स का सेकंड लॉ यूज कर लूँ. बेटा आपको पता है जब भी किसी इंडक्टर के थ्रू हम सप्लाई देते हैं यानी कि करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, सो उस केस में उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है. सो देयर इज एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सर्किट. सो उसी इंड्यूस्ड ईएमएफ का कारण क्या होता है बेटा? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है. ये सब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ के आते हैं. तो बेटा यहाँ पे ये पाया गया कि जो करंट का इक्वेशन आता है ना, I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ पाई बाय 2 निकल के आता है. देखिए बेटा फंक्शन जो है वो कॉस में निकल के आता है, बट उसको हम साइन में लिख लेते हैं. रीजन बीइंग इसी चैनल पे मैंने प्री बोर्ड सीरीज करवाया था, उसमें ये चैप्टर कंप्लीट करवाया था, जिसमें मैंने साथ में क्वेश्चंस भी करवाए थे. आप उस वाले सेशन को जरूर से जाकर देखना, प्लेलिस्ट को जाकर देखना, उसमें मैंने ये वाला डेरिवेशन भी आपको करवा रखा है. ठीक है, अब एक चीज रखना दिमाग में याद बेटा, अगर हम यहाँ पे बात करें, आप हमेशा लाइक चीजों को कंपेयर कर सकते हैं. एक साइन होगा दूसरा कॉस होगा, आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे. अगर दोनों साइन होंगे आप तभी उसको कंपेयर कर पाएंगे. ठीक है, अगर दोनों साइन होंगे तभी आप उसको कंपेयर कर पाएंगे. सो बेटा ये पाया गया कि इस केस में, इंडक्टर के केस में, जो करंट है वो पाई बाय 2 से पीछे है, वो पाई बाय 2 से पीछे, यानी कि बेटा इस केस में जो करंट है वो क्या कर रहा है? लैग कर रहा है. करंट इज लैगिंग, करंट इज लैगिंग, वोल्टेज इज लीडिंग बाय एंगल ऑफ पाई बाय 2. तो जब भी आपके पास प्योर इंडक्टिव सर्किट है ना, ऑलवेज रिमेंबर कि आपके पास फेज डिफरेंस कितने का आता है? पाई बाय 2 का आता है. कितना का आता है? पाई बाय 2 का आता है. ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे अगर हम आई नॉट की बात करें बेटा, आई नॉट क्या है यहाँ पे? बेसिकली आई नॉट क्या है यहाँ पे? व्हाट इज आई नॉट? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाय बेटा एक्सएल. एक्सएल की वैल्यू क्या? ओमेगा इंटू एल. ठीक है, आगे आ जाइए. चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड. दीज आर सम इंपॉर्टेंट डायग्राम्स. अगर हम बात करें बेटा कि वोल्टेज ज्यादा आगे चल रही है करंट से, कितने डिग्री के एंगल से? पाई बाय 2 से. सो हम एंटी क्लॉकवाइज वोल्टेज का जो फेजर है वो आगे बनाएंगे एज कंपेरेटिव टू द करंट, बिकॉज वो चीज जो आगे होती है वो हम फेजर डायग्राम में बेटा कैसे बनाते हैं? एंटी क्लॉकवाइज आगे बनाते हैं. कैसे बनाते हैं? एंटी क्लॉकवाइज आगे बनाते हैं. एंगल कितना है बेटा दोनों के बीच में? पाई बाय 2 का है. एंगल कितना दोनों के बीच में? पाई बाय 2 का है. अब ये चीज हमने देखी that XL is equals to omega into L, and further beta XL is equals to 2 pi F into L. देखा? सो जितना जितना फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा उतना उतना ही हमारे पास XL की वैल्यू बढ़ेगी, यानी कि जितना बेटा फ्रीक्वेंसी बढ़ता है उतना ही इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू इंक्रीज करती है. ठीक है, नेक्स्ट आगे आ जाओ. अगर हम यहाँ पे देखें बेटा, जब आपने फंक्शन लिखा I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 एंड V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, तो ये अंडरस्टूड था इसमें कि जब हम t की वैल्यू को 0 ले लें तो बेटा ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा. साइन 0 पे बेटा V की वैल्यू कितनी आएगी? बोलो, साइन 0 पे V की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी. वहीं पर अगर मैं करंट की बात करूं बेटा तो ये 0 हो जाएगा, बट यहाँ पर वैल्यू आएगी माइनस पाई बाय 2, और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा के बराबर होता है. नेगेटिव बाहर, साइन ऑफ पाई बाय 2 यानी कि 1. सो मैक्सिमम वैल्यू बेटा माइनस ऑफ आई नॉट से आपके पास करंट का पीक स्टार्ट होगा.
सेम गोज विद अगर आप π/2 पे वैल्यूज ले लीजिए, π/2 पे वैल्यूज लेंगे तो आपके पास बेटा जो वोल्टेज है वो मैक्सिमम हो जाएगी और जो करंट है उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि π/2 माइनस π/2 हो जाएगा ना, तो जीरो हो जाएगी। सो इसी तरीके से अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो ये पाया गया कि हमेशा ऑलवेज ये पाया गया ये प्योर इंडक्टर सर्किट में कि जो करंट है वो π/2 से पीछे ही चलता है, π/2 से पीछे ही चलता है। नेक्स्ट आ जाइए प्योर कैपेसिटिव सर्किट में। प्योर कैपेसिटिव सर्किट में अगर हमने कैपेसिटर के साथ बेटा ऑल्टरनेटिंग सप्लाई को कनेक्ट किया है, ऑल्टरनेटिंग सप्लाई को कनेक्ट किया है कैपेसिटर के साथ, तो इस केस में पाया गया कि जो V था वो था V0 साइन ऑफ ओमेगा टी। तो बेटा करंट जो पिछड़ रहा था यहां इस केस में आके करंट क्या करता है, बाजी मार लेता है, यानी कि I की वैल्यू क्या हो जाती है, I0 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ π/2 हो जाती है। अब एक चीज और आप याद रखेंगे बेटा, अगर हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हम इस चीज को याद कैसे कर सकते हैं, तो मैं हमेशा ऐसे याद कराती हूँ, कैपेसिटर के केस में हम जो दिल से इक्वेशन रटते हैं वो होती है Q इज इक्वल्स टू CV, यानी कि हम चार्ज को समझते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करता है अपने अंदर कैपेसिटर, तो चार्ज से समझ में आता है करंट, चार्ज से समझ में आता है करंट। तो बेटा अगर करंट की वैल्यू ज्यादा होती है सो कैपेसिटर के केस में हम करंट में क्या लिख देते हैं, प्लस ऑफ π/2 लिखते हैं। ये सिर्फ याद करने का तरीका है, ये सिर्फ याद करने का तरीका है, ठीक है। सो आई एम होपिंग दिस इज CC टू यू, क्रिस्टल क्लियर टू यू। बेटा इस केस में आप एक चीज याद रखिए, जो I0 है वो V0 डिवाइडेड बाय XC के बराबर होता है, और XC फर्दर कितना होता है बेटा, 1/ωc के बराबर होता है। सो I0 कम्स आउट टू बी V0 ओमेगा इंटू, ठीक है। सो दिस इज द केस, दिस इज द केस। अब प्योर कैपेसिटिव सर्किट में बेटा करंट आ गया है तो करंट को हम एंटी क्लॉकवाइज आगे बना देंगे, करंट को क्या करेंगे हम, एंटी क्लॉकवाइज आगे बना देंगे। करंट आगे कितने से, π/2 से, ठीक है, करंट आगे कितने से, π/2 से। अब दूसरी चीज ये याद रखेंगे बेटा, इस केस में जो XC था वो था 1/2π FC के बराबर, है ना, F या फिर म्यू कुछ भी लिख सकते हो। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू कम होती है, बढ़ती नहीं है, ठीक है, कम होती है बढ़ती नहीं है, इट डिक्रीजेस, इट डिक्रीजेस। देन कम्स द फेजर डायग्राम। अगर हम बात करें यहाँ पर हम ग्राफिकली दिखाना चाहते हैं इसको, तो बेटा V क्या था, V0 साइन ऑफ ओमेगा टी था, तो इस केस में बेटा जब आप जीरो वैल्यू रखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप टी की वैल्यू को जीरो कर देते हैं तो V की वैल्यू जीरो हो जाएगी बेटा, बट I की वैल्यू अगर ये जीरो तो ये तो π/2 है, तो ये वैल्यू आएगी I0 के बराबर। तो इस केस में बेटा जो आपके पास करंट है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू से शुरू होता है I0 से, और जो वोल्टेज है बेटा वो जीरो से स्टार्ट होती है, ठीक है। सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो आपके पास जो करंट है बेटा वो आगे लीड लेता है कितने की, π/2 में, π/2 की, इन द केस ऑफ प्योर कैपेसिटर सर्किट, ठीक है, इन द केस ऑफ प्योर कैपेसिटर सर्किट। आगे आ जाइए, अगर अब हम तीनों को कंबाइन कर देते हैं, L, C और R तीनों को क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, तो बेटा हमारे पास क्या केस बनता है, L, C, R को कंबाइन करने से हम देख सकते हैं कि L, C, R को अगर हम कंबाइन करें हम देख सकते हैं बेटा कि जो करंट है वो सीरीज में क्या रहता है, सेम रहता है, करंट सीरीज में सेम रहता है। बेटा अगर हम वोल्टेज की बात करें तो रेजिस्टर के केस में वोल्टेज और करंट में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, तो इस केस में वोल्टेज भी इस डायरेक्शन में रहती है, दिस इज अक्रॉस R, दिस इज अक्रॉस R। बट कैपेसिटर के केस में अगर हम बात करें तो करंट वाज लीडिंग, तो वोल्टेज बेटा कितने से पीछे थी, 90 डिग्री से पीछे थी, 90 डिग्री से पीछे थी, और वहीं पर इंडक्टर में बात करें तो वोल्टेज 90 डिग्री से आगे थी, 90 डिग्री से आगे थी। तो अगर हम इसको कंबाइन कर दें तो बेटा हमारे पास कुछ इस तरीके का डायग्राम बन जाता है। वी हैव टू केसेस इन दिस, हमारे पास दो केसेस आते हैं। सबसे पहला केस होता है बेटा हमारे पास जब हम बात करें VL इज ग्रेटर देन VC, जब VL ग्रेटर देन VC होता है सो उस केस में हम बोलते हैं दिस इज इंडक्टर डोमिनेटिंग सर्किट, दिस इज इंडक्टर डोमिनेटिंग सर्किट, ठीक है बेटा। और जब VC ग्रेटर देन VL हो तो दिस इज कैपेसिटर डोमिनेटिंग सर्किट। सो डिपेंडिंग अपॉन कौन सा फैक्टर ज्यादा है, लेट्स सपोज अगर कैपेसिटर ज्यादा है, कैपेसिटर डोमिनेटिंग है या इंडक्टर डोमिनेटिंग है, उस हिसाब से बेटा फेजर डायग्राम बनता है ना। I की डायरेक्शन में ही VR, अगर VL छोटा है VC बड़ा है तो ओवरऑल बेटा मैं VL में से VC को सब्ट्रैक्ट करके इस डायरेक्शन में लिख सकती हूँ VC माइनस VL, तो VC माइनस VL और VR का बेटा रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, दिस इज रिजल्टेंट,
तो ऑलवेज रिमेंबर बेटा हमारे पास जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, बोलो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, V रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, डिपेंडिंग अपॉन कौन बड़ा है, लेट्स सपोज अगर VL बड़ा है तो VL माइनस VC होल का स्क्वायर प्लस ऑफ VR का स्क्वायर। अब अगर मैं सेम इसी तरीके से बेटा इनके रेजिस्टेंसेस को लिख दूं तो आपके पास जो नेट रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इंपेडेंस के बराबर होता है। नेट रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू इंपेडेंस, बेटा यहाँ पे आ जाएगा XL माइनस XC होल का स्क्वायर प्लस ऑफ R का स्क्वायर। tan phi की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी कि डायरेक्शन कैसे निकालेंगे बेटा, tan phi क्या आ जाएगी, अगर मैं XL को बड़ा मान के चल रही हूँ XC से या फिर VL को बड़ा मान के चल रही हूँ VC से, सो ऊपर आ जाएगा बेटा VL माइनस VC डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा VR। अगर आपको इंपेडेंस की फॉर्म में लिखना है बेटा tan phi को, तो tan phi होता है XL माइनस XC डिवाइडेड बाय R। इस सब चीजों के बारे में मैंने डिटेल डिस्कशन कर रखा है वीडियोस में, आप जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट को जाकर देखिए, ठीक है, वहां से आपको ज्ञान मिल जाएगा कि हम यहाँ तक कैसे पहुंचते हैं। बट उसके लिए मैं ये चीज बोलूंगी कि आपको बस मेन ये चीज पता होना चाहिए कि इस LCR सर्किट में डोमिनेटिंग कौन है। अगर इंडक्टर डोमिनेटिंग है तो बेटा यहाँ पे इंडक्टर डोमिनेटिंग वाला हम आगे लिखेंगे। अब आप बोलेंगे मैम स्क्वायर हो रहा है, कोई बात नहीं, स्क्वायर होने दो, बट आप जब फाई की वैल्यू निकालते हैं बेटा उसमें तो आपको वही चीज को आगे लिखना होता है जो डोमिनेटिंग होता है, ठीक है जी। सो इस केस में अपने पास रिजल्टेंट वोल्टेज आ जाती है। सो बेटा अगर देखा गया कि अगर कैपेसिटर डोमिनेटिंग है तो कैपेसिटर डोमिनेटिंग के केस में आपको पता है कि जो करंट है वो लीड करता है। तो बेटा अगर आप LCR सर्किट में बोले कि कैपेसिटर डोमिनेटिंग सर्किट है, सो इस केस में भी करंट जो है वो लीड करेगा वोल्टेज से बाय एन एंगल ऑफ फाई, ठीक है, बाय एन एंगल ऑफ फाई। अगर इंडक्टर डोमिनेटिंग है तो बेटा उस केस में वोल्टेज लीड करेगी करंट से बाय एन एंगल ऑफ फाई, बाय एन एंगल ऑफ फाई। फिर आते हैं रेजोनेटिंग सर्किट्स। रेजोनेटिंग सर्किट्स क्या होता है, जब हमारे पास सर्किट में L है, C है और R है, इनके अक्रॉस ऑल्टरनेटिंग सप्लाई है। बेटा हम इस सर्किट में कैपेसिटर को इस तरीके से ट्यून करें, इस तरीके से ट्यून करें ताकि हमारे पास XL और XC क्या हो जाए, बराबर हो जाए, XL और XC क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो बेटा मैं क्या बोलूंगी, मेरे पास जो नेट इंपेडेंस है वो R के बराबर रह जाएगी, Z की वैल्यू R के बराबर रह जाएगी ना। देखो जब ये बराबर हो जाएगा, जब ये बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, सो ये कट जाएगा, तो Z विल बी इक्वल्स टू R ओनली इन दैट केस, ठीक है। Z क्या है, R के बराबर आएगा उस केस में। तो बेटा ये होती है मिनिमम वैल्यू, Z इज इक्वल्स टू R इज इक्वल्स टू मिनिमम वैल्यू, ठीक है, दिस इज मिनिमम वैल्यू। बेटा जब ये मिनिमम वैल्यू है तो इस केस में करंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है, करंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। सो इस कंडीशन को ही बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। इस केस में बेटा जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ L इंटू C के बराबर होती है, और अगर हम ओमेगा के टर्म्स में लिखना चाहें तो सिंपली 1/√LC। आपको इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो यू नीड टू रिमेंबर कि जब भी आपके पास रेजोनेटिंग सर्किट है तो XL XC के बराबर, यानी कि आप मान के चलिए कि उस सर्किट में ना आपके पास ना तो कैपेसिटर है ना तो इंडक्टर है, सिर्फ प्योर रेजिस्टर नेटवर्क जैसा ही बिहेव करेगा। अगर प्योर रेजिस्टर नेटवर्क जैसा बिहेव करेगा तो इमेजिन कीजिए बेटा कि जो वोल्टेज और करंट होंगे वो क्या हो जाएंगे, इन फेज हो जाएंगे। देयर विल बी नो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, ठीक है, देयर विल बी नो फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। सो एट रेजोनेटिंग सर्किट बेटा जो फेज डिफरेंस होता है वो कितने के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। एट रेजोनेंस कंडीशन आपके पास बेटा जो फेज डिफरेंस है वो 0 के बराबर होता है। अब कोई तो फैक्टर ऐसा होना चाहिए ना जो बताए कि रेजोनेंस अच्छा है या बुरा है। सो देयर इज अ फैक्टर रेफर टू एज क्वालिटी फैक्टर्स इन द सीरीज LCR सर्किट, जो कि डिफाइन करता है बेटा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द बैंडविड्थ ऑफ द रेजोनेंट कर्व, यानी कि बेटा ओमेगा R डिवाइडेड बाय ओमेगा 2 माइनस ऑफ ओमेगा 1। अब ये क्या है मैम, अब ये क्या है मैम, देखिए अगर हम फ्रीक्वेंसी के विद रिस्पेक्ट टू बेटा करंट को प्लॉट करना चाहें, हम फ्रीक्वेंसी के विद रिस्पेक्ट टू करंट को प्लॉट करना चाहें तो ये पाया गया कि रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एक ऐसा फ्रीक्वेंसी है जिसमें हमें करंट मैक्सिमम मिल रहा है, और हमारे पास दो और फ्रीक्वेंसीज आती हैं जिसको हम ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 के नाम से जानते हैं, जहां पे हमें करंट मिलता है 0.707 टाइम्स ऑफ I0। सो बेटा हम कलेक्टिवली ओमेगा 1 से ओमेगा 2 तक, ओमेगा 1 से ओमेगा 2 तक इस पूरी फ्रीक्वेंसी की रेंज को बोलते हैं बैंडविड्थ, इसको बोलते हैं बैंडविड्थ। और इसी बैंडविड्थ में
एक ऐसा सिग्नल होता है जहां पे हमको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट मिलती है, यानी कि उस कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी के कारण हमें क्या मिलता है बेटा, पीक वैल्यू ऑफ करंट मिलता है। यानी कि अगर आप रेडियो को ट्यून करते हैं, आपने कभी भी रेडियो को ट्यून किया होगा या ना एफएम चैनल को ट्यून किया होगा, तो आपने देखा होगा कि काफी सारी ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है जिसमें डिस्टर्बेंस भी आता है साथ में, बट एक ऐसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है जिसमें एकदम क्लियर सुनाई देता है। बेटा जिस पे क्लियर सुनाई दे रहा है उस पे मैक्सिमम करंट है। मैक्सिमम करंट होने के रीजन के कारण बेटा हमको एकदम मस्त सिग्नल सुनाई दे रहा है, बट उसके आजू बाजू वाली जो फ्रीक्वेंसीज है ना उसमें डिस्टर्बेंस भी आता है, आजू बाजू वाली फ्रीक्वेंसीज में डिस्टर्बेंस भी आता है। सो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें बेटा, अगर मैं सपोज करो ओमेगा आर या ओमेगा नॉट को फाइंड करना चाहती हूँ जिसमें मुझे मैक्सिमम करंट मिल रहा है और मेरे पास बहुत बड़ा बैंडविड्थ है, तो बेटा देयर इज डिफिकल्टी कि मैं उसमें से एक सिग्नल को उठा पाऊंगी जिसमें आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिल रहा है। सो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग बेटा, जितना आपके पास क्वालिटी फैक्टर बढ़िया है, क्वालिटी फैक्टर इंक्रीजेस बेटा, इसके कारण शार्पनेस इंक्रीज होती है, शार्पनेस कर्व की इंक्रीज होती है। ठीक है, अगर मैं बोलूं और बढ़िया हमारे पास क्वालिटी फैक्टर है बेटा कर्व का, सो हम क्या बोलेंगे, और बढ़िया आपके पास शार्पनेस हो जाएगी। बेटा उस केस में जब शार्पनेस ज्यादा होती है ना, तो उस केस में जो सिलेक्टिविटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, यानी कि हम वो सिग्नल जहां पे मैक्सिमम वैल्यू मिल सकती है उसको हम जल्दी ढूंढ पाएंगे, सिलेक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। अब जब सिलेक्टिविटी इंक्रीज होगी तो ये कॉमन सेंस है बेटा, जो बैंडविड्थ है वो क्या होनी पड़ेगी, डिक्रीज होनी पड़ेगी। अब अगर आपके पास एक बक्सा है और उसमें 4 रेड बॉल्स हैं और एक ब्लैक बॉल है, बेटा पॉसिबिलिटी तो कम है ना कि आप ब्लैक बॉल ढूंढ पाएंगे, और वहीं पर अगर आपके पास एक बक्सा है जिसमें 10 ब्लैक बॉल्स हैं और एक रेड बॉल है, आपको रेड बॉल ढूंढनी है, तो वहां पे तो बिल्कुल ही पॉसिबिलिटी कम है कि आप रेड बॉल को ढूंढ पाएंगे। सो जब सिलेक्टिविटी बेटा आपके पास डिक्रीज हो जाती है, सिलेक्टिविटी आपके पास इंक्रीज होती है, इसका मतलब बैंडविड्थ जो है वो डिक्रीज होता है। बैंडविड्थ क्या हो जाता है, बैंडविड्थ क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, बैंडविड्थ क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। सो दिस इज द केस, बैंडविड्थ क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, सो बेटा हम क्वालिटी फैक्टर को किससे डिनोट करते हैं, वी डिनोटेड बाय ओमेगा आर डिवाइडेड बाय आर, साथ में क्या आ जाता है, एल। ठीक है, साथ में क्या आ जाता है, एल। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है पावर डिसिपेशन इन एसी सर्किट्स। अब जब हम सिंपल पावर की बात करें, है ना, जब हम सिंपल पावर की बात करें तो हम लिखते हैं V इंटू आई। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर। अब बेटा हमें पता है कि हम इलेक्ट्रिकल पावर को ये तब लिख रहे हैं जब डीसी वोल्टेज डीसी करंट है, बट जब एसी वोल्टेज एसी करंट आएगा तो हम क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहेंगे, हमें पता है कि उसका डीसी इक्विवेलेंट एसी में क्या रहता है, आरएमएस रहता है। तो हमने यूजुअली क्या किया बेटा, हमने पावर को वी आरएमएस आई आरएमएस से समझा, हमने पावर को वी आरएमएस आई आरएमएस से समझा, बट ये पाया गया कि पावर वी आरएमएस आई आरएमएस के साथ एक और फैक्टर आता है जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं क्या, पावर फैक्टर, विच इज रेफर टू एज कॉस ऑफ फाई। ठीक है, पावर फैक्टर बेटा साथ में मल्टीप्लाई होता है जिसको हम बोलते हैं कॉस ऑफ फाई। सो डिपेंडिंग अपॉन आपके पास सर्किट कैसा है, प्योर रेजिस्टर है, प्योर कैपेसिटर है, प्योर इंडक्टर है, कैपेसिटर इंडक्टर रेजिस्टर का मिक्सचर है, मिश्रण है बेटा, उसके अकॉर्डिंगली आपके पास फाई की वैल्यू वेरी करेगी, आपके पास फाई की वैल्यू वेरी करेगी। बेटा कॉस फाई जो रहता है पावर फैक्टर, वो किसके बराबर रहता है आपके पास, कॉस फाई इज इक्वल्स टू R divided by Z. R is a resistance and Z is the impedance. Z is impedance. अगर मैं रेजोनेंस में बात करूं, रेजोनेंस में बेटा आपके पास Z की वैल्यू किसके बराबर होती है, R के बराबर होती है। Z की वैल्यू किसके बराबर होती है, R के बराबर होती है। ठीक है, सो उस केस में आप क्या करते हो बेटा, Z को जब R के बराबर डालते हो तो cos फाई किसके बराबर आ जाता है, cos फाई कम्स आउट टू बी R बटा Z। सो cos फाई किसके बराबर आ जाता है, R बटा R, यानी कि 1 के बराबर आ जाता है। तो फाई की वैल्यू 0 डिग्री। सो प्योर रेजिस्टर नेटवर्क के केस में बेटा अपने पास cos फाई की वैल्यू क्या आ जाती है, 1 के बराबर। सो पावर क्या होता है बेटा उस केस में, मैक्सिमम डिसिपेट होता है। प्योर रेजिस्टर के केस में मैक्सिमम डिसिपेशन होती है, और अगर आप वाइस वर्सा प्योर इंडक्टर की बात कर लो, प्योर कैपेसिटर की बात कर लो बेटा, तो फेज डिफरेंस 90 के बराबर रहता है, तो कॉस ऑफ 90 0 हो जाता है, तो उस केस में पावर लॉसेज नहीं होते हैं। सो दिस इज अ केस, आपको प्रूफ भी करना आ सकता है कि प्योर रेजिस्टर नेटवर्क में पावर लॉसेज कितने होते हैं, प्योर कैपेसिटर में कितने होते हैं, प्योर इंडक्टर में कितने होते हैं। तो आई एम होपिंग कि अब आपको समझ में आ गया है कि अगर आपके पास प्योर रेजिस्टर सर्किट है, सो इस केस में मैक्सिमम पावर लॉसेज होते हैं। अगर आप
मिनिमम पावर लॉसेस चाहते हैं तो रेजिस्टर को गायब कर दीजिए सर्किट में से, वो सबसे ज्यादा बेटा अपने अक्रॉस पावर डिसिपेट करवाता है। देन कम्स टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज एसी जनरेटर। एसी जनरेटर क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस है जो कि यूज किया जाता है बेटा मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, एंड इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर बेस्ड है, एंड यहाँ पे बेटा म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर बेस्ड है, यानी कि एक प्राइमरी कॉइल में से जब आपके पास चेंज आता है करंट में, सो उसके अकॉर्डिंगली बेटा जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है वो इफेक्ट हम सेकंड कॉइल में पढ़ते हैं, उसके बाजू वाले कॉइल में, सेकेंडरी कॉइल में, और उस कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है। सो एसी जनरेटर बेटा जो ईएमएफ रहता है वो आता है आपके पास बैन ओमेगा साइन ओमेगा टी के बराबर। मैं इस तरीके से याद करवाती हूँ क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर ना क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू आपके ऊपर पूछी जाती है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें, तो आप याद रखेंगे बैन ओमेगा इज द मैक्सिमम वैल्यू फॉर द कॉरस्पॉन्डिंगली ईएमएफ की पीक वैल्यू बेटा कितनी है? बैन ओमेगा, वेयर बी इज द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, n is the number of turns and omega is the angular frequency. So this is the case AC generator। यहाँ पर हमने बेटा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कवर कर लिया है, एंड अगर अब मैं बताऊँ इसी के साथ साथ हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर भी ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। बिल्कुल बेटा, अब ऑलमोस्ट फिनिश बोल रही हूँ, बिल्कुल फिनिश क्यों नहीं बोल रही हूँ? क्योंकि अगर आपने इसके साथ मेरा प्री बोर्ड सीरीज का जो सेशन था जिसमें मैंने क्वेश्चंस करवाए थे, आप उसको भी देख लेंगे, एंड साथ ही साथ बेटा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे और हमारे साथ जुड़े रहेंगे, सो आपका ये कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा। ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स डरते हैं, बट आई कैन एश्योर यू कि अगर आपने मेरे साथ ये 40 मिनट्स बैठ के सेशन को देखा है तो आप गारंटी के साथ इस चैप्टर में क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो थोड़े से कैलकुलेटिव होते हैं, तो प्लीज अपने ऊपर एक ट्रस्ट बनाए रखना, अपने ऊपर बेटा एक मैं बोलूँगी कॉन्फिडेंस रखना कि आप उसको अचीव कर पाएंगे, आप आंसर तक पहुंच पाएंगे। एंड साथ ही साथ अगर हम बात करें, अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो आपको सिंपली क्या करना है, आर्डर 24/7 की ऐप को डाउनलोड करना है, एंड स्कूल K-12 कैटेगरी में जाके आपको फिजिक्स बाय अर्शप्रीत मैम ग्रुप को ज्वाइन करना है। बेटा यहीं पर आपको सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिलते हैं। यहाँ पे हमारा स्टूडेंट्स का एक कम्युनिटी है जिसपे आप अपने डाउट्स को भी शेयर कर सकते हैं, और वो डाउट सीधा मेरे तक आते हैं और मैं उनको एंटरटेन कर सकती हूँ, जवाब दे सकती हूँ। तो उसके लिए आपको यहाँ पर आना ही पड़ेगा, आपको ऐप को डाउनलोड करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ मैं ये बोलना चाहूँगी, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास। एंड इसी के अलावा अगर आपको किन्हीं भी कोर्सेज में इनरोल करना है, लेट्स सपोज आप अपने बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन को एक्सेल करना चाहते हैं, या फिर आप CUT एग्जाम की प्रिपरेशन को एक्सेल करना चाहते हैं, या फिर आप कोई बुक्स लेना चाहते हैं, ई बुक्स लेना चाहते हैं, आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं, सो बेटा यू कैन इनरोल अंडर माई कोड in the respective courses using the code Y549। आपको बेटा मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ मिलेगा इन ऑल द प्रोडक्ट्स। ठीक है, सो जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ मिलेगा आपको यहाँ पर इसी कोड के साथ मिलेगा। एंड बेटा अगर आपको ऐसा लगता है कि मैम वी वांट टू टॉक टू यू अबाउट अ कोर्स, अबाउट एनीथिंग, सो बेटा आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। यू कैन ड्रॉप मी अ मेल ऑन दिस ईमेल ID arshpreet@adda247.com। So this is the email ID you need to connect with me। ठीक है, सो चलिए अब इसी के साथ बेटा मैं लेती हूँ आपसे अलविदा, एंड आई एम होपिंग दैट यू एंजॉयड अ लॉट दिस छोटू सा प्यारा सा धमाका ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर। अब इसी के बाद आपको कौन से चैप्टर का इसी तरीके का छोटा धमाका चाहिए, सो उसके लिए कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, एंड जुड़े रहिए हमारे साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। एक रेड हार्ट ज़रूर से छोड़ के जाइएगा कमेंट सेक्शन में, एंड यार लाइक तो ज़रूर कर देना यार, इतना एफर्ट तो बनता है यार, है ना, आपकी तरफ से कि आप एक सेशन को लाइक करें एंड शेयर करें, एंड ज़्यादातर बच्चों तक इस सेशन को पहुँचाएं ताकि उनका भी सुपर फास्ट रिवीजन हो सके इस लेक्चर के द्वारा। सो सी यू ऑल इन द अपकमिंग सेशंस, टिल देन लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।